अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और और डेफिनेटली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैच वगैरह देखा आपने? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे सर आप? मैं तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, लेकिन ये कि जो बात है वो पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने ये जो मैचेस हुए हैं कराची में ख़ास तौर पे, कराची वालों को एक नई ज़िंदगी, जैसे लाइफ आ गई है ज़िंदगी में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक कराची का जो कलर है, कराची की जो मतलब मोहब्बतें हैं वो वापस आ गई हैं, और मेरे ख्याल में शायद ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहें तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। कराची की रौनकें बहरहाल वापस आ गई और पाकिस्तान की डेफिनेटली जीत हुई है। तो अब कुछ बात करते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, जो कि नए एफबीआर के हवाले से है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हैं सफदर अब्बास, उन्होंने एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो देखते हैं फिर उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। क्या नया एफबीआर वक्त की जरूरत है? क्या एफबीआर में इस्लाहात का वक्त आ गया? टैक्स गुजारों के इन सवालात का जवाब चेयरमैन एफबीआर जहांजेब खान ने दे दिया। कहा आईटी बेस्ड जदीद सिस्टम लाएंगे, जिससे न सिर्फ टैक्स जमा करने में आसानी होगी बल्कि डेटा शेयरिंग से हर चीज काबिले गिरफ्त होगी। रिफॉर्म्स का मकसद ये है कि आपका और टैक्स कलेक्टर का इंटरफेस इम्पर्सनल कर दिया जाए। आप अपना टैक्स खुशदिली से पे करें और टैक्स कलेक्टर आपको अनड्यू परेशानी ना दें। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बड़ी तफसीली काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगले माली साल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ये अगले एक साल दो में कम्प्लीटली नाफिज भी हो जाएगा। उससे आप देखेंगे कि बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक एफबीआर में बिल्डिंग कैपेसिटी की जरूरत है। इस्लाहात होंगी तो नकाइस दूर किए जा सकेंगे। इसी को स्ट्रक्चर करें, इसी को इंस्टीट्यूशलाइज करें। ऑफ कोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग का मसला है। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारा पोटेंशियल बेस्ड टारगेट होना चाहिए। जितना पोटेंशियल है हम टारगेट बनाते हैं, इस साल 1000 रुपये, अगले साल 1200 रुपये, उसके बाद 1500 रुपये, 1800 रुपये। तो उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक भी हमें बार बार कहता है कि जितना आपका पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करें, ना कि सिर्फ टारगेट पे काम करें। ताजिरों सनतकारों ने भी नए एफबीआर की हिमायत कर दी। कहा टैक्स रिटर्न फाइल करने में सहूलत दी जाए, आसानी होगी तो लोग बाखुशी टैक्स देंगे। आप जितने भी रिफॉर्म्स लाते हैं वो आप ला रहे हैं आम आदमी के सहूलत के लिए। होना तो यही चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन अगर लेटर इन स्पिरिट में हो जाए तो वी आर वेरी हैप्पी। एफबीआर में इस्लाहात के बाद नया सिस्टम आइंदा माली साल से मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है। ताजी बरादरी कहती है एफबीआर में ऐसी इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएं जिससे टैक्स गुजारों को सहूलत हासिल हो। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची। तो सफदर अब्बास का आपने ये पैकेज देखा और उसमें वो ताजिर बरादरी के हवाले से ही बात कर रहे थे, इस पर मजीद क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आजकल एफबीआर के चर्चे, प्राइम मिनिस्टर क्या, फाइनेंस मिनिस्टर क्या, तजिया क्या, हर आम आदमी जो है ना एफबीआर की बात करता हुआ नज़र आ रहा है और एफबीआर की पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एफबीआर की पॉलिसीज़ मैं समझता हूँ 70 साल में जो है एफबीआर के जो ये हाल हुआ है वो ये वजह है कि एक तो गलत पॉलिसीज़ थी, दूसरी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ थे, जिसकी वजह से एफबीआर की कारकर्दगी को जंग लग गया और रस्टेड हो गई वो। और उसको जो है ये इस सूरत हाल पे 70 साल में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा जो है वो आज इस बात पे सोचा जा रहा है कि ये जो है इसको नया क्यों नहीं कर दिया जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि यही एफबीआर था 2005 में, जब रेवेन्यू टारगेट्स भी मीट हो रहे थे, जब फाइलर्स भी बढ़ रहे थे। तो वो क्या वजह थी, क्या ऐसी वजह थी कि जब यही इसी एफबीआर से सारी चीज़ें अचीव हो रही थी। मेरे ख़्याल में जो इशू है वो ये भी है कि डिस्क्लोजर का भी इशू है और लोग टैक्स एविजन को कोई जुर्म नहीं समझते पाकिस्तान में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एफबीआर की कारकर्दगी बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एफबीआर को जितनी अपनी रिसोर्सेज हैं, जितनी अपनी एनर्जी है, जितनी अपनी कैपेसिटी है, वो नॉन फाइलर्स पे लगानी चाहिए, नॉन टैक्स पेयर्स पे लगानी चाहिए। जो टैक्स फाइलर उनके पास हैं, चाहे वो 1 रुपया टैक्स दे रहा है या 1 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा है, उसको जो है वो उनको ज़रा फैसिलिटेट करना चाहिए, उसके साथ उनको ज़रा हल्का हाथ रखना चाहिए। उसको मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कंप्लाइंसेस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनको किसी किस्म की छूट दें, लेकिन उनको पहले आप नहीं तवज्जो दें, तवज्जो उनको दें जो कि नॉन फाइलर हैं, जो कि इस नेट में नहीं हैं, जो कि टैक्स नहीं दे रहे लेकिन लग्जरी सारी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो लग्जरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उनको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी। तो मेरे ख्याल में ये अगर शिफ्ट हो जाएगा तो उससे भी मसाइल बेहतर होंगे
और ये जो एफबीआर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, इसमें मेरे ख्याल में लोगों को कुछ सुकून आएगा कि जो एफबीआर कोई काम कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों को कुछ तो सुकून आएगा कि एफबीआर कोई काम कर रहा है। और जिस तरीके से भी हम सुन रहे थे कि ताजिर बरादरी भी यही कह रही है कि भाई इस तरह के इकदाम किए जाएं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा अनवर साहब, ये जो एफबीआर ने रिटर्न की डेट बढ़ाई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी पिछले कि जो एक कानून आया था उसमें यह था कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया है तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाते हैं और आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में चले जाते हैं। ऑल्दो आपने रिटर्न फाइल किया हो लेकिन फिर भी आप जो है नॉन फाइलर होते हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम में बड़ा कोशिश की थी और रिक्वेस्ट की थी और बताने की कोशिश की थी हुकूमत को कि ये अगर आप करेंगे तो ये बड़ा ही सख्त इकदाम होगा। तो आपको लोगों को मेरे ख्याल में सख्ती करनी चाहिए कि रिटर्न टाइम पे फाइल करें, लेकिन उनको थोड़ा सा अगर कोई किसी वजह से कोई लेट हो गया है तो उसको इतनी सजा नहीं देंगे वो 1 साल के लिए नॉन फाइलर हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये सेंस प्रिवेल किया है, हुकूमत ने ये डेट 31 मार्च तक बढ़ा दी है। आज तक जो रिटर्न फाइल 31 मार्च तक हो जाएंगे वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। और अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोग्राम में जो बात हो रही है उसको सुना भी जा रहा है और ये एक अच्छी खुश बात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है वो काम पहुंच रही है और डेफिनेटली उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और बड़ी डिटेल हमने डिस्कशन की थी इस हवाले से। तो फाइनली अब एफबीआर ने रिटर्न की डेट जो है वो इंक्रीज कर दी है, तो मजीद भी डिस्कस करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड कि नया एफबीआर, इस हवाले से आप जो पूछना चाहें। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाउ। तो मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर लॉयर हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर इकराम उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अनवर साहब आपसे पूछना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी मैं सुन पा रहा हूं। जी जी हाँ, आप ठीक हैं सर? खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का सर मेरा आपसे सवाल, डॉक्टर साहब जी जी मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो नया एफबीआर की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं ये कितनी वाइबल है और कितना इससे फायदा पहुंचेगा रेवेन्यू कलेक्शन में? जी, अगर सिर्फ एक नई एजेंसी बनाने का ही मसला हो तो वही सवालात अपनी जगह पर रहेंगे कि नए जो एजेंसी है उसके पास क्या कोई बेहतर टूल होंगे, वहाँ कोई बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के जो है वो हमें आसार मिलेंगे, क्या वो नए तरीके से कोई असेसमेंट ऑडिट करेंगे, क्या वो नए तरीके से डिटेक्शन करेंगे। तो महज ये कह देना कि एक नई एजेंसी से हम चीज़ें बेहतर कर लेंगे तो उसकी कोई तैयारी, उसके लिए खतोखास वो तो अभी तक सामने नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लगती है कि जो मौजूदा सेटअप है वो बुरी तरह डिलीवर करने से नाकाम हो गया है। तो एक ख्वाहिश का इजहार कि शायद हम कोई बेहतर एजेंसी बना देंगे, मगर जाहिर है कि अदारे बनते बनते कई साल लगते हैं और वो जो खराबियाँ मौजूदा अदारों में होती हैं वो आने वाले अदारों में भी तो जाहिर है कि हमारे ही लोग काम करेंगे। तो कैसे हम उसको बेहतर करेंगे, अभी तक मुझे इसके कोई नहीं। लेकिन सर ये जो बात नए एफबीआर की इस वक्त आई है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि बजट भी करीब है, रेवेन्यू टारगेट 3 क्वार्टर से मीट नहीं हुए, तो क्या ये कोई प्री प्लान है या कोई चीज़ जस्ट ऐसे ही बात कर दी गई है? मेरा ख्याल है कि ये बिरला यानी कि सोचे समझे बस एक आप कह सकते हैं कि उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आप सब लोग जो हैं वो बेकार हैं, क्योंकि आप देखें तो ज़्यादातर टैक्स तो विद होल्डिंग से या वॉलंटरीली आ जाता है और खुद उनकी जो लास्ट ईयर की ईयर बुक है वो ये शो कर रही है कि अपनी एफर्ट से तो उन्होंने यानी कि डिमांड क्रिएट करके कुछ ऑडिट करके या डिटेक्शन करके तो 7-8% से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं किया। तो इसकी बुनियाद के ऊपर जब भी कोई हाई पावर मीटिंग होती है तो आजकल आपको पता है कि वजीर आजम मोहतरम हर जो इस तरह की मीटिंग है वो खुद चेयर करते हैं। तो वो फिर जाहिर है कि कहते हैं कि अगर आप इसको दुरुस्त नहीं कर सकते, ये नाकाबिले इस्लाह हो चुकी है, जाहिर है कि उनको ये फीडबैक जाता है कि जी यहाँ बड़े प्रॉब्लम है।
और अदारा ये कहता है जी कि हमें तो नेसेसरी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी हमेशा नेशनल टैक्स अथॉरिटी की बात करते हैं, तो क्या ये आप जो बात करते हैं और ये बात सिमिलर है या आप कोई और बात करते हैं? नहीं देखिए, हमारा तो जो प्लान था वो ये था कि आपके यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो गई है, 18वीं तरमीम के बाद हर कोई अपना अपना टैक्स इकट्ठा कर रहा है, तो वो टैक्स बेस ये बड़ा मसला है सारी दुनिया के ममालिक में। होता ये है कि चाहे एक से ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करने हो, एक से ज़्यादा हुकूमती सतह पे टैक्स करने हो, मगर एजेंसी एक रखी जाती है ताकि उससे ये फ़ायदा होता है कि डेटा बेस एक जगह होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हमने तो जिस एंगल से बात की थी वो ये था कि बड़े 18th अमेंडमेंट के बाद स्टेट टैक्स ऑन सब्सिडी सूबे ही इकट्ठे करें, मगर जाहिर है कि अगर सूबों का शेयर 57% है तो फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टैक्स पॉलिसी के अंदर भी तो इस वक्त आईने पाकिस्तान चाहता है कि आर्टिकल 166(2) के तहत हम फेडरलाइज्ड करें। अब सेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, मगर 18th अमेंडमेंट की जो सही स्पिरिट थी तो इसको हम एक ऐसी वफाक के तौर पे चलाते जिसमें सारे सूबों की इकाइयां भी और खुद वफाक भी मिलकर। तो आप जो नेशनल टैक्स अथॉरिटी की बात कर रहे होते हैं, आप ये कह रहे होते हैं कि सूबे और वफाक मिल के कोई चीज कोई ऐसी अथॉरिटी बनाए जिसमें टैक्स का पूरा निजाम जो है समो जाए। जी जी यकीनन जी, हमने जो इस पे डिटेल पेपर लिखा उसका भी खदो खाल यही थे कि देखिए, एक तरफ तो आप इस बात को मानते हैं कि अब NFC के अवार्ड के जरिए बड़ा शेयर सूबों का है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जिनका बड़ा शेयर आपके टैक्सेस में हो, यानी इनकम टैक्स में भी, सेल टैक्स में भी और फेडरल, तो उसके बावजूद फिर आपको किसी इंतजामी ढांचे में, किसी पॉलिसी में शामिल ना करें। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो ग्रोथ रेट है वो तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो सिर्फ हम ये तो नहीं कह सकते कि जी वो नकम्मे लोग हैं। अब ये पहले तो ये तासुर देते थे कि जी सूबों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नकम्मी है और FBR अच्छा है। अब ये बिल्कुल उल्टा साबित हो रहा है, FBR की ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है और SRB और प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। तो फिर क्यों नहीं ये एक जगह बैठकर लेकिन ऐसी पाकिस्तान की एजेंसी बनाते, जैसे कि हम देखते हैं कि आपको पता है कि पूरे अमेरिका में बहुत सी रियासतें हैं मगर टैक्स तो IRS इकट्ठा करती है, कैनेडियन रेवेन्यू अथॉरिटी भी एक ही एजेंसी है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जिन जिन मुल्कों में भी कामयाबी से टैक्स इकट्ठा होता है वो एक एजेंसी के अंदर सारे लोग मिल बैठते हैं और अच्छे एक्सपर्ट लोग जो होते हैं उनको हायर करते हैं और एक अच्छे तरीके से अवाम को फैसिलिटेट भी करते हैं और अच्छे तौर से टैक्स इकट्ठा करते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इस वक्त आजकल वैसे ही बहुत बड़ा ये इशू उठा हुआ है कि 18वीं तरमीम को अंडू करने की कोशिश जा रही, तो इस चीज़ को अगर आप 18 अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो फिर ये बात इस पर सवालिया निशान नहीं उठ सकता? नहीं देखिए, 18th अमेंडमेंट को छेड़े बगैर दरअसल आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है वो अगर सारी असेंबलियों के अंदर या जो भी एक से ज्यादा सूबा या सारे सूबे मिलकर चाहें तो सिर्फ एक रेजोल्यूशन करेंगे कि हम दरअसल कलेक्शन की हद तक अपने जो है वो इंतजामी जितनी भी कैपेसिटीज है उनको पूल करना चाहते हैं। टैक्स तो जो लग चुका है वो उसी सूबे को जाएगा। टैक्सों की तकसीम को, टैक्सों की जो इस वक्त लगाने का क्या है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ इंतजामी। देखिए, जब इंतजामी ढांचे की हम बात करते हैं तो अभी भी तो सिंध के अंदर जो पुलिस काम करती है वो वफाक की पुलिस नहीं आती, वो जो ठीक है CSS करके लोग आते हैं। आपकी बात ये है कि अभी भी जो काम हो रहा है वो काम उसी तरह हो रहा है, लेकिन ये कि वो बेहतर हो सकेगा, उसमें जो है सब ऑन बोर्ड होंगे तो इसलिए बेहतर उसके रिजल्ट्स आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये वाकई एक ऐसी वफाकी जो है सतह के ऊपर काम इस अंदाज में हो कि सूबे भी उसके अंदर अपनी पूरी महसूस करें जिम्मेदारी और वफाक उनके साथ मिल बैठकर अच्छा इंतजामी ढांचा बनाए। अलबत्ता 18th अमेंडमेंट को छेड़ने की कतई तौर पर कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बात हमारे तक पहुंच गई है, इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे। बहुत आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे नेशनल टैक्स अथॉरिटी, वो कह रहे थे कि जो सूबे और वफाक है उनको एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाए ताकि जो
रेवेन्यू मैटर्स हैं वो सेंट्रलाइज हो जाएं और डील किए जाएं। हम इस पर मेरे ख्याल में आइंदा भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी जो वो बात कर रहे थे कि नए एफबीआर और हम बात करेंगे नया एफबीआर, तो वो शायद मेरे ख्याल में इस बात से भी इतने ज़्यादा मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन्होंने ऐसे कह दिया, लेट्स सी कि अभी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो आगे जो है भी आगे किस तरीके से होगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की एफबीआर के हवाले से, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाउ। टैक्स और आप में हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली आज नए एफबीआर के हवाले से, और इसी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है रहमतुल्लाह वज़ीर साहब ने, फॉर्मर मेंबर हैं एफबीआर के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछेंगे आप? रहमतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आजकल बात हो रही है आपके पुराने इदारे एफबीआर के बारे में बड़ी, कि नया एफबीआर बनाया जाए, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा पुराना एफबीआर है, इसी को मजीद वाइब्रेंट और मोर इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे कोई 23,000 एम्प्लॉइज हैं और वो अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अपना जो एफबीआर ऑलरेडी मौजूद है, इसी एफबीआर को इफेक्टिव करने की ज़रूरत है, मजीद वाइब्रेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एफबीआर में इस वक्त 23,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्ट टैक्स साइड पे और इनडायरेक्ट टैक्स साइड पे, दोनों का मिला के, और ये अपने काम के एक्सपर्ट हैं। इनमें सिर्फ ज़रूरत है कि हम IT बेस्ड एक सिस्टम यहाँ पे एफबीआर में इंट्रोड्यूस करें, जो टोटली हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर के हैं, हमारे नादरा में और दूसरे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के हैं, यूटिलिटी के डिपार्टमेंट हैं, टेलीकॉम का, इनको एक जगह कंसोलिडेट करके और रियल टाइम पे कनेक्टिविटी की जरूरत है। हम आपसे बात करते हैं अभी एक लिंक। बिल्कुल, अभी हम लाइव कट के ऊपर जाएंगे। डेफिनेटली आपको बताएं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 6 या कितने, मुझे नंबर याद नहीं है, वो पूरे सूबे में बनाए। और मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ इनको प्रॉपर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए कि हमारा नेशनल गेम तो हॉकी है, और जो हॉकी की लॉस्ट ग्लोरी है वो भी हम वापस लें और सिंध हुकूमत उसमें भी अपना किरदार अदा करें। आपने अच्छी बात बताई PSL, क्योंकि हम भी PSL का हिस्सा थे कराची किंग के हवाले से, तो ये अच्छा हुआ कि एक इवेंट हो गया ज़बरदस्त। सवाल ये कि आपने कहा कि पुराना कराची आपको वापस मिल गया, उसी के साथ आपने कहा कि जल्द पुराना पाकिस्तान भी आपके पास आ जाएगा, तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि किस तरह आप पुराने पाकिस्तान वाले आ जाएंगे वापस और नए पाकिस्तान वाले कैसे घर जाएंगे? घर वर जाएँ या कुछ भी हो, लोगों को नहीं देख रहे। लोगों की अगर नए पाकिस्तान में लोगों की चीखें निकालने की बात होगी तो फिर पुराना पाकिस्तान ही सबको पसंद आएगा, लोग करेंगे ये। खेल की खुशियाँ अपनी जगह बिल्कुल हम सबके लिए खुशामद है, लेकिन आपको याद होगा कि लियारी के बच्चों ने जहाँ फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं वहाँ से वो जीत कर आए हैं, शायद वो बहुत सारी खुशियों में उनको मौका तो नहीं आपने मिला देखा है। कि इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ मौजूद थे सईद गनी और साथ साथ उनके मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे, और इस वक्त हमारे साथ डेफिनेटली लाइन पर मौजूद हैं फॉर्मर मेंबर हैं एफबीआर के। जी वज़ीर साहब। रहमतुल्लाह साहब। जी हाँ, आप बात कर रहे थे कि IT बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो मौजूदा एफबीआर है इसी को वाइब्रेंट करने की ज़रूरत है। देखें, इस वक्त जो आइडिया है कि जी नया एफबीआर बनाया जाए, पुराने को डिसमेंटल किया जाए, मैं इसके टोटली खिलाफ हूँ। मौजूदा एफबीआर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारे जी सर आप जी इस वक्त जो एफबीआर जो मौजूदा एफबीआर है, इस पे जो टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी पे हमारा खर्चा है वो तकरीबन 0.8% है। इसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक लाना है। 3% इस पे खर्चा अगर हम करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, IT बेस्ड सिस्टम लाएंगे, तो हमारा यही एफबीआर जो इनका ख्याल है कि 7,500-8,000 अरब की
कलेक्शन आने चाहिए, वो कलेक्शन आएगी, ये एफबीआर परफॉर्म करेगा। लेकिन जरूरत इसमें है साहब, लेकिन चेयरमैन कल कह के गया कि ये 2-3 साल लगेंगे आईटी पूरा इम्प्लीमेंट होने में। नहीं, तो पाकिस्तान में 2-3 साल ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तकरीबन 6 महीने में, पहले जब मैं था एफबीआर में मेंबर पॉलिसी, तकरीबन 6 महीने में ये पूरा सिस्टम आईटी का वर्ल्ड बैंक हमारे साथ तैयार था $400 मिलियन देने के लिए, $400 मिलियन देने के लिए तैयार था जी। तो आप ये समझते हैं कि 6 महीने में इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये 6 महीने में आईटी बेस्ड बेहतरीन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें जरूरत है कि प्रोविंशियल जो इदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, नादरा खासकर, और बैंकिंग सिस्टम, इनको रियल टाइम पे रिपोर्टिंग का एफबीआर के साथ जरूरत है। साहब, ये जो महीने भर की अब टारगेट अचीव करने का जो एक प्रेशर ऑफिसर पे आया है, आप क्या समझते हैं इससे इसकी कारकर्दगी मुतासिर हो गई है? ये बिल्कुल ही गलत है। टारगेट का रखना दुनिया भर में ये खत्म हो गया है जी। दुनिया भर में नोटिस इशू करना, ऑडिट करना, सिस्टम के फेलियर का तस्वर किया जाता है। ठीक है, इसको सिस्टम का फेलियर तस्वर किया जाता है। आप ये समझते हैं कि नोटिस इशू भी नहीं होने चाहिए, ऑडिट भी कम से कम होने चाहिए, और इस तरह फिर निजाम को चलाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो आईटी का सिस्टम है उसके अंदर अगर तमाम डेटा हो तो हर आदमी को, जिसने गोशवारा जमा किया है, जिसने गोशवारा नहीं जमा किया है, उसका भी वो सिस्टम खुद एक रेड अलर्ट इशू करेगा, और उस रेड अलर्ट जी सर जी आप समझते हैं वो आईटी सिस्टम जो रिजल्ट मतलब प्रोडक्टिव होगा? वो बहुत होगा। और इसमें ये है कि तकरीबन हमारे पास जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो 1.5 करोड़ हैं पाकिस्तान में। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 करोड़ लोग रिचनेस के स्टैंडर्ड पे आते हैं। ठीक है, उनको गोशवारा जमा करना चाहिए। हमारे यहाँ 18 लाख आते हैं, जिसमें सैलरी के भी 4-5 लाख हैं। ठीक है, तो मैं आपकी बात हमारे तक पहुंच गई सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब कह रहे थे कि इसी एफबीआर के साथ काम हो सकता है, इसके साथ इंटीग्रेट कर दें आईटी को भी, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर दें। ये हम बात अपने प्रोग्राम में भी कर चुके हैं कि सिस्टम जो है ना वही अब एफबीआर को आगे लेके जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बात है, क्योंकि अगर आप किसी को डिसमेंटल करते हैं वो तो आसान होता है, लेकिन उसको फिर रीबिल्ड करना जो है ना, रीबिल्ड करना उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पूरा टाइम लगता है और चीज़ें लगती हैं। तो मेरे ख्याल में इसको भी देखा जा सकता है कि अगर ये अब बात कितनी सही है कि एफबीआर के चेयरमैन कह रहे हैं 2 साल लगेंगे इम्प्लीमेंट होने में, और ये कह रहे हैं 6 महीने, तो ये जरा देखा जा सकता है कि आईटी सिस्टम किस तरह इंटीग्रेट हो सकता है। बिल्कुल, अगर इस चीज़ को उसके साथ उसका कोलिशन बना दिया जाए तो फिर लेट्स सी कि हो सकता है बेहतरीन तरीन जो है वो उसके नताइज सामने आए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से हम बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने जो एफबीआर की बात की है, इसकी क्या वजह है और क्या ये मुमकिन है अमली तौर पर? देखिए, जो इस वक्त हम 3rd क्वार्टर में साल के, ठीक, अब 3rd क्वार्टर खत्म हो रहा है मार्च का, इस वक्त तक रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, आपको हमको सबको पता है, आपको हम सब पता है कि वो जो प्रेशर है इकोनॉमी पे वो बिल्डअप हो रहा है। सही। अच्छा, अब क्योंकि आईएमएफ की तरफ अभी तक नहीं गए हैं, तो वो माउंट कर रहा है बहुत। सही। अच्छा, ऑल्दो कि हमें लेकिन अभी ब्रदर कंट्रीज ने तरफ तो हम जाएंगे आगे। हाँ, जाएंगे, अभी तक नहीं गए। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर को रिजल्ट नहीं आ रहे जो वो समझ रहे थे कि आ जाएंगे, तो इसलिए उनको जो बात बताई जा रही है कि एफबीआर जो है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में अगर जो भी डिसीजन लिया है वो बड़ा सोच समझ के लिया जाए, इसलिए कि देखें, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि किसी चीज़ को रिवैम्प मतलब करना तो बड़ा आसान होता है, फिर उसको लेकिन वापस फील्ड में लाना मुश्किल है। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में की जा सकती हैं और वो सिस्टम बेस्ड ही हो सकती हैं, अगर वो की जाएं तो मेरे ख्याल में एफबीआर की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। और दूसरे, ये बहुत क्लियरली रहमतुल्लाह वज़ीर साहब ने भी बात की, नोटिस इशू करना, ऑडिट करना, ये जो है ना, इससे एफबीआर को कुछ अचीव नहीं होगा। बिल्कुल तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी, चेयरमैन एफबीआर को भी इस चीज़ को रोकना चाहिए, और अगर रुकेगी ये तो मेरे ख्याल में उसका जो रिजल्ट है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ ट्वीट्स हैं जो कि मैं शामिल करना चाहूँगी। ये अहमद मसूद हैदर साहब हैं और इन्होंने कहा है कि जी, टैक्सेशन सिस्टम नीड रिवैम्पिंग, द ओनली सोल्यूशन अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन इज़ A, और देयर शुड बी नो करेंसी नोट ऑफ मोर देन ₹50, और इकॉनमी शुड बी डॉक्यूमेंटेड बाय मेकिंग पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड्स एंड एवरी बिजनेस ऑनर शॉपकीपर्स टू कीप मशीन्स।
देखिए ये जो है 3-4 लेवल पे बात कर रहे हैं। एक तो वो बात कर रहे हैं रिवैम्पिंग होनी चाहिए। बात ये, लेकिन अगर सिस्टम सही है तो आप उन सिस्टम को बेहतर करके आगे जाया जा सकता है। पूरा उसको रिवैम्प नहीं करने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमारे पास डिस्क्लोजर का बहुत बड़ा इशू भी है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि टैक्स डिस्क्लोजर का भी इशू है, सिर्फ एफबीआर इशू नहीं है। तो लोगों को टैक्स डिस्क्लोजर भी बेहतर करना चाहिए। जो लोग ये बात करते हैं कि एफबीआर सही होना चाहिए, पहले उनको ये भी बात करनी चाहिए कि हमें भी डिस्क्लोजर अपने सही करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो आईटी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, वो तो दुनिया भर में है। अगर एफबीआर का सिस्टम नहीं होगा रिटेल पे, रेस्टोरेंट पे, तो ये चीज़ें सही नहीं होंगी। रेस्टोरेंट पे तो अब एसआरबी और पीआरए अपना हैं, लेकिन एफबीआर का अगर सिस्टम रिटेल शॉप पे नहीं होगा तो ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा। सिस्टम बेहतर नहीं हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जिसके थ्रू हम भी अवेयरनेस देना चाहते हैं सबको, कि तमाम लोगों को ये अवेयरनेस हो। वो क्वेश्चन ये है कि जी टैक्स तो बढ़ा देती है हुकूमत, लेकिन टैक्स नेट जो है, देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं और यही हमारी कोशिश है कि फाइलर पे हम यही बात कर रहे हैं। अभी चेयरमैन एफबीआर ने बात की कि हमें इख्तियारात दिए जाएँ, तो मेरा उनसे सिर्फ ये सवाल है कि इख्तियारात आपको पास कानून में है, आप उन इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ नॉन फाइलर्स पे और नॉन टैक्स पेयर पे करें। नॉन फाइलर पे और नॉन, अगर ये करेंगे तो ये टैक्स बेस बढ़ेगा और ये टैक्स फाइलर्स बढ़ेंगे। सही, टैक्स फाइलर्स बढ़ेंगे। अच्छा अनवर साहब, क्योंकि शो का बिल्कुल एंड अप पे पहुंच चुका है, तो मजीद आप आज के टॉपिक के हवाले से देखिए, बात यह है कि मार्च का महीना है। मार्च का महीना हमें याद दिलाता है 23 मार्च की। 23 मार्च में अहद वफा की बात होती है, और आने वाला जो 23 मार्च है उसमें हमें यह अहद करना चाहिए कि अपना ड्यू टैक्स दें, ताकि पाकिस्तान जो है मुस्तहकम हो सके, पाकिस्तान के जो रेवेन्यू के मसाइल हैं, जो इकॉनमी में प्रेशर है, वो कम हो सके। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने माल से जो है पाकिस्तान को अपना ड्यू टैक्स देना है। और अगर हम ये सोच लें तो मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की इकॉनमी वापस आएगी और चीज़ें बेहतर होंगी। और वही सवाल एक हम लोगों से पूछना है, क्या आपने अपना टैक्स दिया है? बिल्कुल। और मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, तो देखते रहिए और फॉलो करते रहिए टैक्स वाला।